एस जैन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा संविधान बस 26 जनवरी 1950 को अचानक बन गया था, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में भारतीय संविधान का इतिहास 1757 से लेके 1949 तक की लंबी यात्रा का परिणाम है। इस सफर में आए कई अधिनियम, आंदोलन और ऐतिहासिक घटनाएं वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टोरी है। और यही कहानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का सबसे कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो दिखाते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से 1947 तक जरूरी कानून और बदलाव हुए। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें और समझें कि ये पूरा ढांचा मतलब हमारा संविधान धीरे धीरे कैसे बना। तो चलें। हाँ बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे यहाँ की शासक बन गई, और फिर कैसे ब्रिटिश संसद ने मतलब अपना नियंत्रण बढ़ाया और इसी सब से आजादी और संविधान का रास्ता खुला। तो शुरुआत तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से हुई। उन्हें व्यापार का एकाधिकार मिला था, पर असल मोड़ आया जैसा आपने कहा 1757 में, प्लासी का युद्ध। वहां से चीजें बदल गईं। हाँ, वहीं से ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी एक तरह से। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला बड़ा कदम था ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कामों पर थोड़ा नियंत्रण करने का। हाँ, और इसी एक्ट से बंगाल में पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल। और कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट भी खुला 1774 में। सही कहा। मद्रास और बॉम्बे भी बंगाल के अधीन आ गए। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को मतलब अलग अलग कर दिया। अच्छा। और राजनीतिक नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया लंदन में। इसके बाद तो कई चार्टर एक्ट्स आए हैं ना। 1793, 1813। हाँ, 1813 वाला अहम था। उसमें चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और पहली बार शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान भी हुआ। ये दिखाता है कि अब सिर्फ व्यापार नहीं, शासन के भी कुछ दायित्व थे। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर 1833 का एक्ट, ये तो शायद और भी बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले। हाँ बिल्कुल। और कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म। अब वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बन गई। और इसी में वो धारा 87 थी ना, कि किसी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान के आधार पर सरकारी नौकरी से अयोग्य नहीं माना जाएगा। हाँ वही। और दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया गया था इसी एक्ट से। फिर आया 1853 का एक्ट। हाँ, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक काम अलग हुए। और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मैकाले समिति बनी थी 1854 में इसी के लिए। सही। लेकिन फिर 1857 का विद्रोह हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। फौरन बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। कंपनी राज खत्म, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में। गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गए, यानी क्राउन के सीधे प्रतिनिधि। पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म। उनकी जगह लंदन में भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। बिल्कुल। और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद भी बनी। तो अब सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन था। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में शामिल करने की बात हुई। हाँ, बहुत सीमित रूप से, पर शुरुआत हुई। वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली शुरू की। अच्छा। फिर 1892 का अधिनियम आया। उसमें विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला, पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष था। हाँ, और फिर 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, यहाँ से चीजें और तेज हुई। हाँ, और काफी विवादास्पद भी। मुसलमानों के लिए अलग मतलब पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहते हैं। बिल्कुल। और पहली बार किसी भारतीय को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। तो ये छोटे छोटे कदम थे। हाँ, पर दिशा बदल रही थी धीरे धीरे। अगला बड़ा पड़ाव फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ,
इसका घोषित उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की। द्वैध शासन मतलब विषयों को बांट दिया। हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त, पुलिस ये गवर्नर के पास आरक्षित रहे और कम महत्वपूर्ण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, मतलब हस्तांतरित विषय। पर असली ताकत गवर्नर के पास ही थी। तो ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं होगी? नहीं, ये बहुत सफल नहीं रही। केंद्र में भी 2 सदन वाली विधायिका बनी, राज्य परिषद और विधानसभा। हाँ, और पहली बार केंद्र और प्रांतों के विषय अलग हुए, बजट भी अलग हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात भी इसी में थी। लेकिन जैसा कि होता है, भारतीय नेता इससे खुश नहीं थे। गांधी जी ने कहा ये शोषण जारी रखने का तरीका है और सुभाष बोस ने इसे गुलामी का नया जाल कहा था। सही। इसके बाद आता है शायद सबसे अहम 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत लंबा चौड़ा एक्ट था ये। हाँ, बहुत विस्तृत। इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। पर वो संघ बन नहीं पाया। नहीं, क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात थी प्रांतों को स्वायत्ता देना और केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रस्ताव था जो लागू नहीं हुआ। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ये तो आज भी हमारे संविधान में है। बिल्कुल। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसकी भी काफी आलोचना हुई थी। नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। हाँ, और बिना इंजन वाली ब्रेक लगी गाड़ी भी। सही। इसके बाद तो फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसने संविधान सभा की योजना दी। और आखिर में माउंटबैटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। भारत सचिव का पद खत्म हो गया और गवर्नर जनरल अब सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख रह गए। तो ये थी एक कह सकते हैं तेज रफ्तार झलक भारत के संवैधानिक विकास की। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर स्वतंत्रता अधिनियम तक कैसे धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ा, शक्तियां बटी और स्वशासन की तरफ देश बढ़ा। बिल्कुल, ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे एक बाहरी नियंत्रण से शुरुआत हुई और फिर अंदरूनी सुधारों, स्वतंत्रता संग्राम के दबाव में एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। 1935 के एक्ट के कितने ही प्रावधान, जैसे ये शक्तियों की सूचियां या अनुदेश प्रपत्र जो बाद में नीति निदेशक तत्व बने, आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को किस तरह से आकार देता है। अब देखा जाए हम लोग ये एमसीक्यू करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखा जाए इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1833 को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है। ये सही बात है, यानी कि एक ये सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि असर्शन क्या है, सही है। चार्टर एक्ट 1833 एक महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद स्थापित किया और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। लेकिन देखा जाए दूसरा यहाँ पे है, इस अधिनियम ने भारत में विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया। ये गलत है। ये देखा जाए कब अलग हुआ, 1853 चार्टर एक्ट के तहत अलग हुआ। तो इसमें देखा जाए 1833 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि 1833 का एक धारा था, धारा 87, और धारा 87 बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी भारतीय धर्म जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं होगा, ऐसा लिखा गया। लेकिन ये व्यवहार में लागू नहीं था। अगर हम देखा जाए इसी को रिसेंट करंट अफेयर से लिंक किया जाए तो भारत ने हाल ही में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिविल सर्विसेज पर एक नई DEI, अब DEI क्या है, डाइवर्सिटी, इक्वलिटी
एंड इंक्लूजन, एक बेसिकली डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, इंक्लूजन नाम से क्या गाइडलाइन जारी किया, जो इस ऐतिहासिक स्पिरिट को क्या एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्रोनोलॉजिकल मैचिंग है, जैसा अर्लीस्ट टू लेटेस्ट इसमें हम लोग अरेंज करते हैं, ऐसा लिखा रहता है, नहीं लिखा है तब भी अर्लीस्ट टू पुराने से और लेके लेटेस्ट तक ही हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला देखा जाए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आया, ठीक है। और देखा जाए इंडियन काउंसिल एक्ट, फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे तो ईयर लिखा हुआ 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर एक तरह से काउंसिल एक्ट उसके बाद का एक प्लेसमेंट था, क्रोनोलॉजिकल कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, यानी कि 2020 ईयर का। तो यहाँ पे देखा जाए आप इसे अरेंज कर लें तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सबसे पहला 2 हो जाएगा, तो A2 A1 3 4, तो ये ऑप्शन है। अब इसमें देखा जाए करंट अफेयर से इसको जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में भारत में डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट बना और डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 जारी हुआ, और जिसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर रेगुलेटिंग एक्ट की तरह पहला बड़ा इंटरवेंशन इन गाइडलाइन ऑफ मतलब गवर्नेंस ऑफ डिजिटल ट्रेड को कह सकते हैं। यानी कि हम जोड़ सकते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट को कहाँ से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट भी सबसे पहला क्या था, एक तरह से रेगुलेशन करने था। इसी तरह गवर्नमेंट भी डिजिटल चीज़ों पे रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट जारी किया 2025। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत में सीधे ब्रिटिश शासन के संसद के शासन की शुरुआत करता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये सही है। यानी कि 1857 का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये 1858 का भारत का क्या, अब ये ब्रिटिश कहाँ चला गया, सीधे क्राउन महारानी के हाथ में चला गया। यानी कि 1919 का अधिनियम प्रांतीय स्तर पर डायरेक्सी लागू करने वाला पहला अधिनियम था। ये भी बात सही है, डायरेक्सी 1919 में लागू करने वाला पहला अधिनियम था। उसके बाद देखा जाए 1935 के अधिनियम ने पहली बार यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का विचार प्रस्तुत किया। ये भी सही है। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन में सारे ऑप्शन सही हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1858 डायरेक्ट क्राउन रूल और सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट, ऐसे आप याद कर सकते हैं 1858 एक्ट, और इसको आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट क्राउन रूल प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा 1919 का एक्ट का इम्पॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं, प्रोविंशियल डायरची जैसे रिजर्वेशन हो गया एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और 1935 सबसे एक तरह से सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्ट था। इसमें 3 लिस्ट बनाए गए थे और 3 लिस्ट सिस्टम अभी भी हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कौन कौन से लिस्ट थे, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट थे। तो इसको देखा जाए हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में जीएसटी काउंसिल वर्सेस स्टेट टैक्सेशन पावर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 1935 एक्ट के 3 सूचियों से जुड़ी फेडरल स्पिरिट को याद दिलाया था। मतलब इस
जो केस था उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि मोर्ले मेंटो रिफॉर्म बोला जाता है, भारतीय राजनीति में कम्युनल की शुरुआत करता है। तो ये बात क्या है, एक तरह से सही है, कम्युनल की शुरुआत यहीं से होता है। इस अधिनियम ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल प्रदान किया। और ये देखा जाए दोनों सही है, और इसका रीजन भी दोनों मतलब व्याख्या भी कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाए दोनों सही है, और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन असर्शन कर रहा है। तो सेपरेट इलेक्टोरल की वजह से कम्युनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हुई, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं लॉर्ड मिंटो इक्वल टू फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब देखा जाए इसे जोड़ने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2022 टू 2025 को एक तरह से एक्सपर्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वर्सेस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की डिबेट से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों को उनके योगदान से मिलाइए। जो समिति है तो उनका क्या योगदान रहे उससे मिलाना है, ठीक है, मतलब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे पहला देखा जाए मैकुले कम्युनिटी किसके लिए थे, ये कब आया, तो ये आया 1854 में। और ये बेसिकली सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन के लिए था। तो सिविल से रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन हो गया यहाँ पे मिला हुआ। साइमन कमीशन ये कब आया, 1927 का है, ठीक है। और ये देखा जाए एक्ट बेस था 1935, इसका मतलब जो बेस है 1935 का एक्ट आया। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। और देखा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेमवर्क के लिए जाना जाता है। क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और ये डोमिनियन स्टेटस ऑफर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखा जाए हम यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट हो जाता है, यानी कि ABCD सब मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे UPSC मेन में सवाल आता था कि कैबिनेट मिशन प्लान के फेडरल फीचर आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिखता है, ऐसा आता है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं नए क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत को बर्मा से अलग किया। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट जो है भारत को बर्मा से अलग किया, ठीक है। यानी कि तो 1935 एक्ट ने बर्मा को अलग किया, और 1937 में बर्मा का एक अलग प्रशासनिक इकाई भी बना दिया गया। आप ये भी याद रख सकते हैं 1937 में बर्मा का अलग से एक प्रशासनिक इकाई भी बना दिया गया, यानी कि भारत बर्मा जो फ्री मूवमेंट रीजन है 2025 में सुरक्षा कारणों से संशोधन हो रहा है, जैसे कॉलोनियल ईरा बर्मा सेपरेशन से जुड़ा एक मतलब लीगेसी चर्चा आप कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है इस समय। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे 1861 एक्ट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वायसराय को देता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये तो सही है, गलत तो है नहीं, गलत हमें ढूंढना, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जो ऑप्शन है 1892 एक्ट बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार देगा। ये भी बात सही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अधिकार मिला। अब आते हैं 1858 एक्ट ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में नामित करने का अनुमति दिया। ये देखा जाए ये एक्ट
यहाँ पे नहीं है, यानी कि 1858 एक्ट ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में नामित करने की अनुमति नहीं थी। यह काम देखा जाए कौन ने किया था, 1861 ने किया था। अगर यहाँ पे 1861 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो यही रॉन्ग है। 1919 एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया, ये भी बात सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया था। तो देखा जाए जो 1858 का एक्ट है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि 1857 के रिजल्ट के बाद हुआ ना, उसके इफेक्ट की वजह से हुआ, तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, इंडिया को बेसिकली कॉलोनियल जो चीज़ें थी उसे कंट्रोल करना चाह रही थी। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान विकास की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये क्या सही है, तो ये देखा जाए सही है। पहला, इस अधिनियम ने पहली बार भारत को बाई कैमेरियल लेगिस्लेचर दिया। तो बाई कैमेरियल लेगिस्लेचर तो 1919 का है, तुरंत तो आ नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन पहला सही और बी गलत। तो ये बाई कैमेरियल रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, यानी कि मैंटूगे चेम्सफोर्ड रेगुलेशन एक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए सेपरेट इलेक्टोरल का प्रावधान, यहाँ पे क्रम से लगाइए, यानी कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान कब हुआ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान 1909 का है, ठीक है। यहीं में देखा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान कब है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 का है, ठीक है। इसी तरह से देखा सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता कब बना, तो ये देखा जाए 1774 का है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, और उसी के इफेक्ट से वहाँ पे प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो कलकत्ता में बना। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्सी का इंट्रोडक्शन कब आया, तो ये 1919 का है। तो आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, तो थर्ड हो जाएगा, और फर्स्ट और 4 2, ये फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1858 एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया, ये पद बना। तो इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए एक ये बातें सही है, अभी हमने वहाँ पे सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लिखा था। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुआ, ये भी बात सही है। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुआ, और 1919 एक्ट में पहली बार इंडिया को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें सारे सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 सारे सही हैं। तो यहाँ पे आप एक रिजर्वेशन बिल भी याद रख सकते हैं, जो वोमन रिजर्वेशन एक्ट लगा, वोमन रिजर्वेशन एक्ट करंट के लिए 2023 का है। यह पहली बार देखा जाए 1919 रिफॉर्म में भारत की इंक्लूजन जैसे ही एक सिंबॉलिक क्या है माइलस्टोन माना जाता है, जो 1919 का बेसिकली था पहली बार वाइसरॉय एग्जीक्यूशन। तो ये आप वहाँ से जोड़ सकते हैं थोड़ा याद रखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल कोड का प्रावधान किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरल कोड का प्रावधान कब किया, तो ये देखा जाए ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल कोड का प्रावधान किया। क्या ये बात सही है, ये बात सही है, असर्शन तो सही है। अब फेडरल कोड की स्थापना 1935 एक्ट लागू होते ही हो गई, ऐसा नहीं है तुरंत ही नहीं लागू हुआ। ये देखा जाए लागू कब हुआ, तो ये 1937 में लागू हुआ, एक्ट 1937 में ये लागू हुआ, तो तुरंत नहीं लागू हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए ए सही है, आर गलत है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मैचिंग का है, तो रेगुलेटिंग एक्ट
1773 ये किससे रिलेटेड है? तो 1773 देखा जाए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता और 1774 में बन गया। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किससे रिलेटेड है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसमें बना था, तो ये भी उससे रिलेटेड है। चार्टर्ड एक्ट 1813 एजुकेशन ग्रांट, यहाँ पे 1,00,000 रुपये ग्रांट जारी किया गया कि एजुकेशन पे 1,00,000 रुपये हमेशा खर्च किया जाएगा, वो 1813 का चार्टर्ड एक्ट में लिखा हुआ था। उसके बाद देखा चार्टर्ड एक्ट 1833 यानी कि स्लेवरी एबोलिशन है, यानी कि यहाँ से कंपनी एक्ट एक तरह से सारा कंपनी का व्यापार वाला जो हिस्सा किस्सा था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय सिविल ICS के लिए मेरिट बेस कंपटीशन शुरू किया? सबसे पहला आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कब सबसे पहले मेरिट बेस शुरू हुआ। तो ये देखा जाए यहाँ पे 1853 का चार्टर्ड एक्ट है, उसमें शुरू किया गया मेरिट बेस। यानी कि 1853 गवर्नर काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिया गया। और यहाँ पे मैकाले का जो था बेसिकली मैकाले कमेटी था 1854 द्वारा। तो ICS में बेसिकली ओपन कंपटीशन का इन्होंने शुरुआत किया रहा है, ओपन कंपटीशन का। तो यहीं से ओपन कंपटीशन का शुरू होता है। अब इसे जोड़ सकते हैं आप, जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम रिफॉर्म हो गया, जैसे लेटरल एंट्री, AI एवोल्यूशन, ये सब की चर्चा यहाँ पे लिगेसी में आगे बढ़ता रहता है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 1919 का एक्ट प्रोविंशियल डायरेक्सी लाया। क्या ये असर्शन सही है? 1919 का एक्ट डायरेक्सी लाया, ये बात सही है। डायरेक्सी का उद्देश्य इंडियन को सेल्फ गवर्नेंस का वास्तविक अवसर देना। तो ये भी बात तो सही है, लेकिन डायरेक्सी किसके लिए लाया गया ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्सी का मुख्य उद्देश्य इंडियन को लिमिटेड पार्टिसिपेशन देना था, न कि ये देना था। ठीक है, असली तो गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ऑफिस के पास ही था जो असली शक्ति था। तो गवर्नर एंड ब्रिटिश ऑफिसर के पास ही असली शक्ति था, तो असली शक्ति तो ये था नहीं। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसे बोला जाता है? ऐसा आप डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये देखा जाए लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। और ये देखा जाए बेसिकली 1882 एक था कि रिजुलेशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसे देखा जोड़ सकते हैं आप, अर्बन लोकल बॉडी को प्रॉपर्टी टैक्स अथॉरिटी देने में डिबेट हो रहा था। कॉलोनियल रिपेन रिफॉर्म, स्पिरिट मॉडर्न इंडिया में आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है 1935 एक्ट ने फेडरल लेजिस्लेटिव बाइकैमेरियल बनाया। 1935, तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है। 1919 एक्ट में बाइकैमेरलिज्म केंद्र में इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी बात सही है। 1947 एक्ट ने इंडिया सेक्रेटरी और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया, ये भी बातें सही है। तो इसमें तीनों बात सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ये पूरी तरह से सही है। तो 1947 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया का अंतिम अधिनियम था। क्या ये बात सही है? सही है, अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानूनों के अधीन रहा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन 1950 लागू नहीं हुआ। तो ये बेसिकली देखा जाए कि ये भी बात सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करते, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आखिरी ब्रिटिश लॉ था, परंतु सोवरेन डोमिनियन बन गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कानून का बाइंड नहीं था, यहाँ पे कोई कानून का इसमें
उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट का बाइंड नहीं था, वो सोवर्जिन बन गया एक तरह से। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन होगा, जो एक सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम इस तरह से आपको एक टॉपिक पे लेक्चर, कन्वर्सेशन लेक्चर और क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे उससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।